Good morning. Myself Dr. Rajesh Kumar, Department of Zoology, SPC Government College Ajmer. Dear students, आज हम सेल बायोलॉजी यूनिट फर्स्ट के टॉपिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं बायोजेनेसिस के विषय में चर्चा की जाएगी। द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया may be completed by some points. These are introduction, ultrastructure, biogenesis, in which replication, prokaryotic origin, de novo origin from various membranes, by division of pre-existing mitochondria. Next point, electron transport system, generation of ATP molecules and functions of mitochondria. Now first point, introduction about mitochondria. सर्वप्रथम 1980 में साइंटिस्ट कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया में की उपस्थिति का वर्णन ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स के रूप में प्रस्तुत किया। 1982 में साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने इन्हें फीलिया का नाम दिया, जबकि 1894 में साइंटिस्ट आल्टमान ने इन्हें बायोप्लास्ट का नामकरण दिया। तत्पश्चात 1897 में साइंटिस्ट बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम प्रदान किया, जो कि ग्रीक वर्ड माइटोस्थेट्स अर्थात कॉन्ड्रियोन ग्रेन्यूल्स के रूप में के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण किया जाए। नाउ साइंटिस्ट सिगविट्ज ने 1957 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से माइटोकॉन्ड्रिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर प्रस्तुत किया। तत्पश्चात 1950 में साइंटिस्ट पैलेट व जोस्टैंड ने इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का विस्तृत रूप प्रदान किया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार के यूकैरियोट्स फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, प्लांट्स एंड एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कोशिका की सक्रियता के अनुपात में होता है। फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ माइक्रोमोनस में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, जबकि लिवर सेल्स में 1000 से 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। नाउ शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति कोशिका के प्रकार और इसकी फंक्शनल स्टेट के अनुसार बदलती रहती है। यह ग्रेन्यूल्स, स्प्रेड्स एवं रोड्स के रूप में अर्थात छड़ों के रूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी ये क्लब शेप्ड अर्थात मुग्धाकार टेनिस रैकेट्स की तरह वेसिकुलर आकृति के भी हो सकते हैं। नाउ साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एवरेज डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, जबकि लंबाई 2 माइक्रोमीटर से 7 माइक्रोमीटर तक होती है। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर
माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार की झिल्लियां मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इन्हीं मेम्ब्रेन्स की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में दो चैम्बर, आउटर चैम्बर एंड इनर चैम्बर उपस्थित होते हैं। नाउ आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी मोटाई 60 एंगस्ट्रॉम होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल के बीच एक विभाजन पट अर्थात सेप्टेड डिवीजन के रूप में उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करने वाले मटेरियल और डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के प्रति यह बाह्य कला या आउटर मेम्ब्रेन परमेबल होती है। नाउ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 60 to 80 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के मध्य के स्थान को अंतरकला अर्थात इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का कहते हैं। पदार्थों के अभिगमन के लिए इसमें विशेष प्रकार के कैरियर प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। इनर मेम्ब्रेन की आउटर चैम्बर की ओर की सतह को सी साइड अर्थात साइटोसोल साइड कहते हैं, जबकि आंतरिक कक्ष मैट्रिक्स की ओर प्रमुख सतह को एम साइड या मैट्रिक्स साइड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन आउटर चैम्बर की ओर अंतर्वलित होकर अंगुली फिंगर लाइक प्रोसेस में के द्वारा उभार बना लेती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी के अंदर के स्पेस को इंट्रा क्रिस्टल स्पेस कहा जाता है। क्रिस्टी की नंबर व आकार में विभिन्नता पाई जाती है, जो कोशिका की ऑक्सीकारी एक्टिविटीज पर निर्भर करती है, क्योंकि अंतरकला पर ही श्वसन श्रृंखला से संबद्ध एंजाइम्स एवं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स उपस्थित होता है। नाउ आउटर चैम्बर और वी कैन से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के मध्य का स्थान आउटर चैम्बर कहलाता है। यह 60 to 80 एंगस्ट्रॉम वाइड होता है। इसमें प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स उपस्थित होते हैं। नाउ इनर चैम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन से परिबद्ध यह माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे बड़ी सेंट्रल कैविटी होती है। इसमें एक प्रोटीन युक्त पदार्थ भरा रहते हैं, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम्स उपस्थित होते हैं। नाउ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की एम साइड अर्थात मैट्रिक्स की ओर अनेक स्टॉक्ड ग्रेन्यूल्स लगे रहते हैं, जिन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स या F1 पार्टिकल्स कहते हैं, अर्थात प्रारंभिक कण कहते हैं। साइंटिस्ट फर्नांडिस मोरन ने 1963 में इनर मेम्ब्रेन पर एक दूसरे से 100 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित इन ग्रेन्यूल्स को F1 पार्टिकल्स का नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में इन ग्रेन्यूल्स की संख्या 10 to the power 4 to 10 to the power 5 होती है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में तीन खंड या तीन भाग उपस्थित होते हैं। स्फेरिकल हेड अर्थात गोलाकार सिर, बेस पीस अर्थात आधारी खंड और स्टॉक अर्थात वृंत। स्फेरिकल हेड यह मैट्रिक्स की ओर स्थित होता है, जिसका डायमीटर 85 to 90 एंगस्ट्रॉम होता है।
इस पार्ट में एटीपेज या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रमुख रूप में पाया जाता है। यह एंजाइम एडीपी अर्थात एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के फॉस्फोरिलीकरण द्वारा एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट निर्माण प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। इस प्रकार इसके ऑक्सीडेटिव एंड फॉस्फोरिलीकरण एक्टिविटीज की युग्मन क्रिया से संबंधित होने के कारण ही इसे एक कपलिंग फैक्टर अर्थात F1 पार्टिकल्स भी कहा जाता है। नाउ बेस पीस, यह इनर मेम्ब्रेन की बाइमोलिकुलर लिपिड लेयर के अंदर स्थित होते हैं। यह प्रोटियोलिपिड द्वारा निर्मित होते हैं जिसमें जल विरोधी प्रोटीन्स एवं फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। इन्हें F0 पार्टिकल्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस खंड से प्रोटीन स्थानांतरित होकर करने हेतु प्रोटॉन चैनल उपस्थित होती है। नाउ स्टॉक, हेड एंड बेस पीस को जोड़ने वाला यह पार्ट स्टॉक कहलाता है, जो कि लगभग 45 एंगस्ट्रॉम का होता है। इस पार्ट में ओलिगोमाइसिन के प्रति संवेदनशील प्रोटीन अर्थात OSCP ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कन्फरिंग प्रोटीन उपस्थित होती है। साइज एंड शेप में विभिन्नताएं होने के उपरांत भी सभी माइटोकॉन्ड्रिया की रचना मौलिक रूप से समान होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, क्रिस्टी आदि उपस्थित होते हैं। नाउ बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का जैव जनन, उत्पत्ति एवं विकास। सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कई विधियों द्वारा हो सकती है, जैसे फ्रॉम वेरियस मेम्ब्रेन्स। लगभग 30 वर्ष पूर्व यह माना जाता था कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति दूसरी कोशिकीय संरचनाओं जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा होती है। साइंटिस्ट रॉबर्टसन ने 1964 में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थित होती है, जबकि साइंटिस्ट डी रॉबर्टिस एंड ब्लिकमार ने 1962 में माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा बताई। सेकंड, रेप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रतिकृति। मैच्योर माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंशिएटेड अथवा डिवाइडिंग सेल में सेप्टा फॉर्मेशन या कॉन्स्ट्रक्शन अर्थात संकीर्ण के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया की प्रतिकृति दिखाई देती है। डी डिफरेंशिएटेड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की बड़ी संभव होती है और इसके द्वारा इनिशियल अर्थात प्रारंभिक माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है। नाउ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइंटिस्ट आर्टमैन एंड शिम्पर ने 1890 में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया द्वारा हुई है। नाउ डी नोवो ओरिजिन अर्थात नव संश्लेषण उत्पत्ति। इस थ्योरी के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति नए रूप से नॉन माइटोकॉन्ड्रियल कंपोनेंट्स द्वारा हुई है। नाउ origin of mitochondria by division of pre-existing mitochondria, अर्थात पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति। पूर्व में स्थित पैतृक माइटोकॉन्ड्रिया के विभाजन द्वारा नवीन माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है।
साइंटिस्ट लक ने 1965 में और टेंडलर ने 1969 में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया लंबाई में वृद्धि करते हैं। तत्पश्चात इनर मेम्ब्रेन द्वारा सेप्टा की सहायता से 2 या अधिक कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाते हैं और अब प्रत्येक सेगमेंट पृथक होकर नवीन माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। धन्यवाद। अगले टॉपिक में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एंड फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।